नमस्कार दोस्तों, लो टिकोट में आपका स्वागत है। आज हम LARR एक्ट 2013 के लेक्चर 7 में सेक्शन 84 से स्टार्ट करेंगे, जो JDA जेलू का एग्ज़ाम होने वाला है 26 और 27 जुलाई को। उसका ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा ये RAS के सिलेबस में भी आता है और प्रैक्टिकली भी इस सब्जेक्ट का बहुत यूज़ है। तो अब तक हम इसके लगभग 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही शॉर्ट में टेम्परेरी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, भूमि का अस्थायी अधिभोग 81 से 83 तक। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑफेंस एज पेनल्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अपराध और दंड जो 84 से लेके 90 तक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेक्शन 84 गलत सूचना के लिए दंड का दिया जाना, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट में कोई भी आवश्यक निर्देश से संबंधित कोई भी गलत सूचना देता है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, तो उसे 6 मंथ तक के कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ स्पेशल लॉ में स्पेसिफिक पनिशमेंट दे रखा हो तो उसी एक्ट से पनिशेबल होगा। अदरवाइज ये कहाँ पनिशेबल होता? ये चैप्टर 18 में पनिशेबल होता, BNS के। फिर एक गलत और धोखाधड़ी से अगर किसी ने भी पुनर्वास या पुनर्स्थापना का लाभ उठाया है तो सरकार वो निर्धारित तरीके से वसूल करेगी, कलेक्टर के माध्यम से, रेवेन्यू की तरह। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी है जिसने मेलाफाइड कोई कार्य किया है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है और दंडित किया जा सकता है। तो याद हमें क्या रखना है, सेक्शन 84 में गलत सूचना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने पर 6 मंथ तक का कारावास या 1 लाख रुपए है, या 1 लाख रुपए है, दोनों नहीं है। दोनों में से कुछ भी दिया जा सकता है या दोनों दिए जा सकते हैं। तो 6 मंथ या फाइन और या बहुत से पनिश किया जा सकता है। फिर है सेक्शन 85 मुआवजा, पुनर्वास संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने पे दंड, पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। यानी इस एक्ट में जो भी प्रोविजन दे रखे हैं, अगर कोई व्यक्ति उनका वॉयलेशन करता है तब उसे कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो उसमें पनिशमेंट ज़्यादा होगा। 6 मंथ तक का हो सकता है या 3 वर्ष तक का, या कारावास या जुर्माना, इनसे दंडित किया जाएगा। फिर सेक्शन 86 कंपनियों द्वारा अपराध। तो जैसे हर एक्ट में अगर कंपनियों द्वारा अपराध किया जाता है तो उसके जो भी प्रभारी व्यक्ति होते हैं वो लायबल होते हैं उस अपराध के लिए। तो यदि यह एक्ट के अंतर्गत कोई भी अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है तो उस कंपनी के प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी का प्रभारी था, जिसने अपराध रोकने के लिए उचित सावधानी नहीं बरती, उसे भी क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा और दंडित किया जाएगा। सिंपल, ये 86 सिंपल सा प्रोविजन है। 84 और 85 हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट है 87। फिर है सेक्शन 87 सरकारी विभाग द्वारा अपराध, ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर इस एक्ट के तहत कोई भी अपराध किसी सरकारी विभाग के द्वारा किया जाता है, कैसे? किसी को SC ST की ज़मीन ले ली, या किसी जिस पर्सन का हक नहीं है उसे दिलवा दिया, एक्विजिशन का राइट वगैरह, रीसेटलमेंट उससे रिलेटेड, या कंपनसेशन, तो सामान्य रूप उस विभाग का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर विभागाध्यक्ष ये साबित कर देता है कि उसे अपराध की जानकारी ही नहीं थी या उसने पूरी सावधानी बरती थी रोकने के लिए, तब उसको पनिशमेंट नहीं किया जाएगा अगर वो सद्भावपूर्वक गुड फेथ में अगर प्रूव कर देता है। लेकिन अगर किसी अधिकारी की सहमति या कोई मिली भगत है या लापरवाही से हुआ है तो फिर अपराधी को दोषी माना जाएगा। तो हमें याद क्या रखना है कि सरकारी विभाग का जो अपराध है उसका HOD जिम्मेदार होगा। फिर है सेक्शन 88 कौन सा न्यायालय मुकदमा सुनेगा? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस एक्ट के अपराधों का ट्रायल जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास करेगा। JMFC फर्स्ट से नीचे की कोई अदालत नहीं कर सकती। तो JMFC से नीचे की कोर्ट नहीं, तो ट्रायल कौन सा कोर्ट? या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फिर है उनका प्रारूप कैसा होगा? तो इस एक्ट के जितने भी अपराध है ये सारे असंज्ञेय माने जाएंगे, असंज्ञेय अपराध समझे जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 88 और 89। अब चलते हैं सेक्शन 90। सेक्शन 90 बात करता है अपराधों का
संज्ञान सिर्फ कंप्लेंट पर होगा, एफआईआर नहीं होगी। इस एक्ट के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय नहीं लेगा। कब तक? यदि अपराध किसी रिक्वायरिंग बॉडी द्वारा किया गया हो, सिवाय इसके कि कलेक्टर या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी या उससे प्रभावित परिवार का कोई सदस्य लिखित में शिकायत दर्ज ना कर दे। यानी कंप्लेंट पर होगा, एफआईआर नहीं होगी। संज्ञान केवल कंप्लेंट पर होगा। तो हमें सेक्शन ये सारे याद रखने हैं। 88 सेक्शन JMFC कोर्ट होगा, और ऐसे सभी एक्ट क्या होंगे? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे, और हमेशा जो भी शिकायत होगी वो रिटन कंप्लेंट पर ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब है सेक्शन 91, कब्जा दिलाने की शक्ति, पावर टू एनफोर्स सरेंडर। तो यदि कलेक्टर को इस एक्ट के तहत किसी भूमि का कब्जा लेने में कोई भी विरोध या बाधा क्रिएट होती है, तो वो खुद भी कब्जा दिला सकता है। यदि अगर मजिस्ट्रेट ना हो उस टाइम, तो मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस से सहायता लेकर कब्जा दिलाया जा सकता है। इतना याद रखना है कि मजिस्ट्रेट, कमिश्नर कलेक्टर को कब्जा दिलाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। यानी विशेष विरोध होने पर मजिस्ट्रेट, पुलिस की मदद से कब्जा दिलाया जा सकता है। फिर है नोटिस सर्विस ऑफ समन, नोटिस की तामील। इस एक्ट के तहत कोई भी नोटिस लिखित रूप में दिया जाएगा, पहली बात, जिसकी एक प्रति उस संबंधित व्यक्ति को सौंपी जाएगी। अगर सेम प्रोसेस है, अगर संबंधित व्यक्ति नहीं मिलता है तो परिवार के वयस्क सदस्यों को, इसमें मेल और फीमेल किसी को भी दी जा सकती है। और अगर वो वयस्क सदस्य भी नहीं मिलता, तो जो जहाँ आराम से देखा जा सके ऐसे स्थान पर क्या किया जाएगा? कॉन्स्पीशियस पार्ट पे, सीपीसी में एग्जैक्ट यही वर्ड लिखा है, चस्पा कर दिया जाएगा, तथा या फिर डाक से भी भेजा जा सकता है। फिर भी अगर नहीं पता चल रहा है, तो फिर दो लोकल जो लैंग्वेज है, न्यूज़पेपर है, उनमें किया जाएगा, और वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। तो सर्विस ऑफ नोटिस वैसे ही है जैसे समन की तामील होती है सीपीसी में और सीआरपीसी यानी बीएनएसएस में जो प्रोसेस दे रखा है, वैसे ही। सेक्शन 93 बात करता है अधिग्रहण से वापसी, विड्रॉल फ्रॉम एक्विजिशन। तो अगर किसी भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है, तो उपयुक्त सरकार एक्विजिशन से वापस हटने के लिए स्वतंत्र होगी। ओके। जब भी सरकार किसी ऐसे एक्विजिशन से वापस लेगी, तो कलेक्टर डिसाइड करेगा कि भूमि के स्वामी को प्रॉपर नोटिस दिया जाए, उसको कार्यवाही के कारण बताए जाए, और नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए। ये तीनों चीज़ें देखी जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति को कार्यवाही के अभियोजन में जितने भी खर्चे हुए हैं वो सब उसको वापस दिलाए जाएंगे। सेक्शन 94 बात करता है कि भवन या घर के एक भाग का अधिग्रहण, अगर किसी बिल्डिंग या पार्ट के किसी एक पार्ट का एक्विजिशन करना है, तब क्या प्रोसेस होगा? तो नॉर्मल रूल तो ये है, जनरल रूल ये है कि सरकार कोई घर, भवन, फैक्ट्री का केवल एक हिस्सा एक्विजिशन में नहीं ला सकती। यदि मालिक पूरे भवन के अधिग्रहण की मांग करे, तो यदि विवाद हो कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि भवन का हिस्सा है या नहीं, तो वो अथॉरिटी तय करेगी, और आवश्यकता होने पर सरकार उस पूरे भवन या भूमि का ही अधिग्रहण करेगी, किसी एक पार्ट का अधिग्रहण नहीं चाहेगी। सेक्शन 95 लोकल अथॉरिटी या रिक्वायरिंग बॉडी के खर्चे पर अधिग्रहण। अगर भूमि किसी लोकल अथॉरिटी या रिक्वायरिंग बॉडी के लिए अधिग्रहित की जा रही है, तो अधिग्रहण का खर्च वही वहन करेगी जिसके लिए वो प्रॉपर्टी चाहिए। कंपनसेशन तय करने की कार्यवाही में लोकल अथॉरिटी और रिक्वायरिंग बॉडी अपना पक्ष रख सकती है और साक्ष्य भी दे सकती है। ओके, लेकिन उन्हें सेक्शन 64 के तहत अथॉरिटी में रेफरेंस मांगने का अधिकार नहीं होगा, अगर वो खुद के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी चाहिए, तो जैसे मॉल वगैरह खुलते हैं उसी तरीके से। सेक्शन 96 बात करता है आयकर और स्टाम्प शुल्क से छूट, एग्जेम्पशन दे रखा है इनकम टैक्स, स्टाम्प टैक्स ड्यूटी से। तो इस एक्ट के तहत कोई भी अवॉर्ड या एग्रीमेंट पर कोई भी इनकम टैक्स या स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे अवॉर्ड या एग्रीमेंट की कोई प्रति लेने पर भी वो फ्री में मिलेगी, उसके लिए भी कोई फीस नहीं देनी है। तो ना तो इनकम टैक्स लगेगा, ना स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, और ना ही किसी तरह की कोई फीस लगेगी। सेक्शन 97 पंजीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति साक्ष्य के रूप में। तो भारतीय पंजीकरण अधिनियम रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1908 में जो उस अधिनियम के सेक्शन 57 में प्रति दी गई है, उसे दस्तावेज में लेन देन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
97, बस इतना है कि जो कॉपी 96 में ले रहे हैं उस कॉपी को एज ए एविडेंस भी यूज़ किया जा सकता है। सेक्शन 98, कार्रवाई शुरू करने से पहले नोटिस देना जरूरी है। इस एक्ट में अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर मुकदमा किया जा रहा है और या अन्य कोई भी कार्रवाई की जा रही है तो उसे कम से कम 1 महीने का नोटिस देना जरूरी है। 1 महीने का तो कम से कम नोटिस इसमें देना ही है। फिर सेक्शन 99, उद्देश्य में परिवर्तन नहीं। जिस उद्देश्य के लिए भूमि एक्वायर की जा रही है उसके अतिरिक्त या उससे अलग कोई भी उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। यदि अप्रत्याशित कोई परिस्थितियों के कारण भूमि उस उपयोग के लिए अनुपयोगी हो गई है, मान लीजिए जिस पर्पज़ के लिए वो ली जा रही थी वही पर्पज़ फुलफिल नहीं हो रहा है, तो सरकार कोई अदर जो सार्वजनिक उद्देश्य है उसके लिए यूज़ कर सकती है। अब हमने अब तक जितनी भी सेक्शन पढ़ी है उनके कुछ एमसीक्यू देखते हैं। सेक्शन 77 के अनुसार, ये हालांकि पहले वाले वीडियो के लिए है। सेक्शन 77 के अनुसार मुआवजा किस प्रकार दिया जाएगा, तो कैसे दिया जाएगा? बैंक खाते में जमा करवा के डायरेक्ट ही दिया जाएगा जो भी हकदार है। सेक्शन 78 का किससे संबंध है, तो जमा धनराशि के निवेश से संबंधित है। 79 के अनुसार अन्य मामलों में जमा धनराशि को कहाँ निवेश किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, या तो सरकारी या अनुमोदित जो भी प्रतिभूति हैं उसमें। सेक्शन 80 के अनुसार मुआवजा अगर समय पे नहीं मिलता तो प्रारंभिक ब्याज दर कितनी होगी, तो कितनी होगी? 9% होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 के अनुसार अस्थायी भूमि उपयोग की अधिकतम अवधि कितनी है? 5 वर्ष तक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेक्शन 82 के अनुसार अवधि समाप्त होने पर क्या होगा, तो भूमि वापस कर दी जाएगी अगर उस टाइम में कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। सेक्शन 83 के अनुसार भूमि की स्थिति को लेकर विवाद होने पर कौन निर्धारण करेगा, तो अथॉरिटी करेगी निर्धारण पहला। सेक्शन 84 के अनुसार झूठी जानकारी देने पर अधिकतम जुर्माना कितना है, तो कितना जुर्माना है? 1 लाख तक का जुर्माना है। जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं। सेक्शन 85 के अनुसार एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिकतम कितना है? अधिकतम कितना है? 3 वर्ष तक का। 88 के अनुसार इस एक्ट के अपराधों की सुनवाई कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है? या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी फर्स्ट क्लास, जेएम फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 89 के अनुसार अधिसूचना जारी होने की तिथि से कितने वर्ष के भीतर अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी की जानी चाहिए, तो कितने वर्ष में की जानी चाहिए? 3 वर्ष के भीतर। 90 के अनुसार यदि अधिग्रहण की कार्यवाही सेक्शन 89 के अनुसार निर्धारित अवधि में पूरी नहीं की जाती तो क्या होगा? अधिग्रहण अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। सेक्शन 91 के अनुसार अधिग्रहण समाप्त होने पर भूमि किसे वापस कर दी जाएगी, तो किसे कर दी जाएगी? जिसकी भी वो प्रॉपर्टी है उसके मूल स्वामी को या जो भी हितबद्ध व्यक्ति है उसे। सेक्शन 92 के अनुसार यदि मूल स्वामी हितधारी का पता नहीं चले तो भूमि किसे सौंपी जाएगी, तो किसे सौंपी जाएगी? जो निकटतम जो भी ग्राम सभा है उसे सौंप दी जाएगी। सेक्शन 93, अधिग्रहण रद्द होने पर सरकार किसे कब्जे से हटाएगी, किसे हटाएगी? सभी लोगों को हटा देगी जो भी वहाँ पे उस टाइम पे रह रहे हैं। पिछले प्रावधान किस मामले पर लागू नहीं होते? सेक्शन 94 के अनुसार, तो सशस्त्र बल, अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित ये 3 मामले हैं जिनमें एक्ट लागू नहीं होता। सेक्शन 95 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए कितने प्रतिशत राशि राज्य सरकार को प्राप्त होगी, तो कितनी होगी? 50% तक। सेक्शन 96 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्राप्त राशि का उपयोग किस लिए होगा, तो किस लिए किया जाएगा? पुनर्वास और सेटलमेंट के लिए ही किया जाएगा, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए। सेक्शन 97 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसके पास में है, तो इस एक्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास में है। सेक्शन 99 के अनुसार इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या उद्देश्य है? उचित मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना सुनिश्चित करना। अब है सेक्शन 100, स्वामित्व में परिवर्तन नहीं, यानी किसी भी भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन उचित सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, यानी जिसकी वो भूमि है उसी की रहेगी जब वो ट्रांसफ़र कर देता है, जब तक कि उसे कंपनसेशन वगैरह नहीं मिल जाता। 101, अप्रयुक्त भूमि की वापसी, रिटर्न ऑफ अनयूटिलाइज लैंड,
तो अगर अधिग्रहित भूमि 5 वर्षों तक उपयोग में नहीं लाई जा रही है तो फिर उसे मूल मालिक या उत्तराधिकारी को वापस लौटा दिया जाएगा और सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से लैंड बैंक को हस्ताक्षरित कर दिया जाएगा। तो 5 वर्षों वाला इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर है सेक्शन 102, उच्च मूल्य पर हस्तांतरण पर मूल्य का अंतर साझा करना, डिफरेंस इन प्राइस ऑफ ट्रांसफर। कैसे? अगर अभिग्रहित भूमि का स्वामित्व किसी को प्रतिफल पर हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है, कंसिडरेशन के बदले, यानी पैसे ले लिए और फिर उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और यह भूमि 5 वर्षों के भीतर उचित मूल्य पर बेची या हस्तांतरित होती है, तो फिर उस मूल्य के अनुसार अतिरिक्त राशि का 40% हिस्सा उस व्यक्ति या उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। ये सेक्शन कब आता है? मान लीजिए किसी लैंड होल्डर ने अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दे दी। अब वो प्रॉपर्टी 5 साल तक यूज़ नहीं आ रही है और 5 साल तक अब गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफ़र कर रही है पर्पज़ के लिए, पब्लिक पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जो पहला जो विक्रेता है उसको 40% जो भी अमाउंट मिल रहा है उसको 40% दिया जाएगा। ये सेक्शन ये कह रहा है जिनसे भूमि अभिग्रहित की जाएगी। सेक्शन 103 बात करता है कि अन्य कानूनों के अतिरिक्त, तो इस एक्ट के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके स्थान पर होंगे। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या टीपीए में कोई और राइट प्रॉपर्टी से रिलेटेड दे रखा है तो वो तो लगेंगे ही, ये एक्ट उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या एसआरए के साथ में ये एलएआरआर एक्ट भी लग जाएगा। तो इसीलिए 103 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि ये अन्य कानून के अतिरिक्त में कानून होगा। अब है सेक्शन 104, भूमि अधिग्रहण के बजाय लीज का विकल्प। तो ये एक्ट ये भी विकल्प देता है कि लैंड, जैसे सोलर प्लेट्स वगैरह लगती है किसी बड़े एरिया में अगर लगती है तो वहाँ क्या होता है कि जैसे 30 साल के लिए उस ज़मीन को लीज पर ले लिया जाता है और फिर उस पर पूरे पे सोलर सिस्टम लगाया जाता है। वैसे ही ये बात कर रहा है कि भूमि अधिग्रहण के बजाय लीज का विकल्प, तो जहाँ संभव हो और अगर गवर्नमेंट को लगता है, और गवर्नमेंट क्या करती है जब ऐसे भूमि को, बड़े भूमि को लेती है फिर उसको उसके बदले में रेंट भी दिया जाता है और 5,000 हो सकता है, ऐसे करके वो 30 साल तक रेंट देते रहते हैं। जहाँ संभव हो सरकार भूमि को अधिग्रहित करने के बजाय लीज पर लेने का विकल्प अपना सकती है पब्लिक पर्पस के लिए, सिंपल सी बात। फिर है सेक्शन 105, ये हमने पढ़ा था कुछ विशेष कानूनों पर एक्ट का लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। तो यह एक्ट सामान्यतः 4th शेड्यूल दिया हुआ है इस एक्ट के पीछे में, कुछ विशेष अधिनियमों को सीधे लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इन कानूनों में बदलाव कर सकती है। सरकार कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लाभ जो 4th शेड्यूल है उन पे, जो 4th शेड्यूल में दिए गए हैं डिटेल में, उनकी बात हो रही है। कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लाभ को लागू कर भी सकती है और नहीं, ये किस पर है? गवर्नमेंट पे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमने पढ़ा था उसी पर है। फिर है सेक्शन 106, अनुसूचियों में संशोधन करने की शक्ति, पावर टू अमेंड शेड्यूल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें शेड्यूल में चेंज करने का काम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से एक्ट की किसी भी अनुसूची में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के प्रावधान कम नहीं होंगे, वो तो वैसे ही रहेंगे। बाकी और जो चेंजेस, यानी किस एरिया में लागू होना है, कौन सा एक्ट अप्लाई होगा, कौन सा एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। 107, राज्य विधायिका की शक्ति। अब देखते हैं इसमें राज्य विधायिका की क्या शक्ति है। तो यह एक्ट राज्य को ऐसे कानून बनाने से नहीं रोकता है जिससे प्रभावित परिवारों को इस एक्ट से अधिक मुआवजा, बेहतर पुनर्वास या पुनर्स्थापन के अधिकार मिले। राज्य इस एक्ट के प्रावधानों से अधिक लाभ देने वाले कानून भी अलग से बना सकते हैं। जैसे अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली में बिजली बिल्कुल फ्री, पानी बिल्कुल फ्री, राजस्थान में 50 यूनिट तक फ्री। तो इस तरीके के वहाँ की जनता को स्पेसिफिक
अच्छे बेहतर पुनर्वास और पुनर्स्थापन के अगर कोई और राइट देना चाहते हैं तो ये एक्ट इसके लिए नहीं रोकता है। अब इसके बाद सिर्फ एक लास्ट क्लास और रहेगी और अपना ये एक्ट पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं रखते हैं क्लास। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।